दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पेंट ट्यूटोरियल चैनल में। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट और थोड़ा सा सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा किया था। इसके बाद हम सेकंड यूनिट जो बची हुई है उसके बारे में और यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेकंड यूनिट में जो बचा हुआ है वो है पिगमेंट डिस्पर्जन से जुड़े 3 मुख्य चरण। ये क्या होते हैं? देखिए, पिगमेंट डिस्पर्जन ये होता है कि पिगमेंट को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, पिगमेंट को रेजिन और सॉल्वेंट के साथ मिला करके किसी मिक्सी या ग्राइंडिंग की प्रक्रिया से गुजारना ही पिगमेंट डिस्पर्जन कहलाता है। इसमें पहला पार्ट होता है वेटिंग, मतलब जो सूखा पिगमेंट होता है उसको गीला करना। तो पिगमेंट को जब किसी लिक्विड मतलब बाइंडर और सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो सबसे पहले पिगमेंट के कणों की सतह पर वो जो लिक्विड होता है वो फैलता है। इस प्रक्रिया को हम वेटिंग कहते हैं। ये होता कैसे है? क्योंकि पिगमेंट एक पाउडर होता है तो उसके बीच में बहुत सारी हवा भरी होती है। जब लिक्विड उन पर फैलता है तो वो हवा हटती है और लिक्विड पिगमेंट की सतह को कवर करता है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये पिगमेंट की वेटिंग है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान देने योग्य हैं कि जो वेटिंग के लिए हम वेटिंग एजेंट, जिसको हम सरफेस एक्टिव एजेंट बोलते हैं, उसको अगर हम मिला देते हैं तो ये वेटिंग की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और प्रभावी भी होती है। क्योंकि रेजिन हो सकता है कि रेजिन और पिगमेंट के बीच में कोई इंट्रैक्शन ना हो, तो वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, उस इंट्रैक्शन को और बढ़ाने का काम करते हैं। अगर वेटिंग सही ना हो तो पिगमेंट के लंप बन जाते हैं या क्लम्प बन जाएंगे, छोटे छोटे जैसे डेले टाइप के बन जाएंगे, जो मिट्टी के डेले होते हैं उस टाइप के बन जाएंगे। तो ये इसको हम प्रॉपर वेटिंग नहीं बोलेंगे और इससे पिगमेंट की हानि होगी और नुकसान होगा इससे। अब लंप कैसे बनता है कि जब पाउडर को पानी में डालते हैं तो तैरता रहता है, तो समझिए कि अगर तो फिर वेटिंग नहीं हुई है। अगर पाउडर या पिगमेंट रेजिन में तैरता रहता है और वो घुलता नहीं है तो ये वेटिंग नहीं होती है। दूसरा होता है ग्राइंडिंग और डिस्पर्जन, मतलब इसको बोलते हैं पीसना और फैलाना। अब पहले तो वेटिंग करते हैं और वेटिंग के बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं ग्राइंडिंग। पिगमेंट के जो बड़े बड़े एग्लोमरेट होते हैं, मतलब जो वो ऐसे तो आंखों से ज़्यादा दिखाई नहीं देते, पर उसमें भी ना दिखने के बावजूद भी बहुत सारे एग्लोमरेट होते हैं। तो उनको तोड़ के और महीन कणों में बदलना होता है और इसके लिए हम मशीनें यूज करते हैं। उसमें बॉल मिल, बीड मिल, हाइड्रेटर मिल वगैरह यूज करते हैं। डिस्पर्जन होता क्या है? पिगमेंट के कणों को लिक्विड में समान रूप से फैलाना ताकि वो दोबारा इकट्ठा ना हो सकें, फैले ही रहें। इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। और इस डिस्पर्जन को जो असिस्ट करता है उसे डिस्पर्जिंग एजेंट, और एक एडिटिव होता है डिस्पर्जिंग एजेंट। डिस्पर्जिंग एजेंट एक एडिटिव होता है, तो वो पिगमेंट को एक दूसरे से अलग रखता है, एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। डिस्पर्जन अगर अच्छा होगा तो पेंट का रंग अच्छा होगा, हाइडिंग पावर अच्छी होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। अब जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या हैं? पिगमेंट डिस्पर्जन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि वेटिंग, सही वेटिंग एजेंट यूज करना है और पर्याप्त मिक्सिंग होना जरूरी है। शियर फोर्स, सही मशीन यूज करना है और सही फोर्स भी लगाना है, इससे अच्छा डिस्पर्जन होता है। टाइम और टेम्परेचर, ज़रूरत से ज़्यादा समय या ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर होने से पिगमेंट का डिग्रेड हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेना है, जितना ज़रूरी हो उतना ही समय लेना है। स्टेबलाइजेशन, डिस्पर्जिंग एजेंट मिलाना ज़रूरी है क्योंकि पिगमेंट को री एग्लोमरेशन से बचाना है, इसलिए डिस्पर्जिंग एजेंट मिलाना ज़रूरी होता है। पार्टिकल साइज कंट्रोल, अधिक फाइन पार्टिकल अगर होगा तो बेहतर स्मूथनेस होगी और ग्लास भी अच्छी मिलेगी। तो ये एक तरीके से हमारा कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। समरी क्या है? वेटिंग किसको बोलते हैं? पिगमेंट की सतह पर लिक्विड पूरी तरीके से फैल जाए। इसमें लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट और जो बाइंडर है वो लिक्विड है। तो पिगमेंट की सतह पर अगर बाइंडर और सॉल्वेंट पूरी तरीके से फैल जाता है तो इसे वेटिंग बोलते हैं। ग्राइंडिंग क्या होता है? पिगमेंट के जो एग्लोमरेट होता है उनको और छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही एक ग्राइंडिंग कहते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है? पिगमेंट के को जो जो उस हमारा जो व्हीकल होता है, जो बाइंडर होता है, उसमें समान रूप से फैल जाए
उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, तरल रूप से पूरी तरीके से फैल जाए। और स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, जो ग्राइंडिंग हुई है, डिस्पर्जन हुआ है, इन सभी को स्टेबलाइज करने के लिए हम डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं, ताकि पिगमेंट दोबारा एग्लोमेरेट्स ना बनाए और दोबारा ना जुड़ें। तो इसको हम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। अब यूनिट 3 में पेंट मैन्युफैक्चरिंग में हैवी ड्यूटी जो मिक्सर्स होते हैं, जो मिल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैवी ड्यूटी मिक्सर्स और अब भारी भरकम जो मिक्सर होते हैं, तो इसमें पहला आता है डबल ब्लेड मिक्सर। इसमें क्या होता है, 2 ब्लेड होते हैं जो अलग अलग दिशा में घूमते हैं। ये भारी और विस्कस जो मटेरियल होता है उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। पेंट के पेस्ट को और पुट्टी को तैयार करने में डबल ब्लेड मिक्सर का उपयोग किया जाता है। W&P ब्लेंडिंग मिक्सर, इसमें W और P आकार के इंटरलॉकिंग ब्लेड होते हैं। जो W अक्षर होता है, जो P लेटर होता है, उस आकार के इंटरलॉकिंग ब्लेड होते हैं और समान रूप से मिश्रित करने में यह सक्षम होता है और ये विशेष रूप से रेजिन और सॉल्वेंट में यूज होता है। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आपने जो भी पढ़ा हुआ है पहले आप उसके बारे में भी देख लीजिएगा। जो शॉर्ट में हम समझा पा रहे हैं जितना, उतना हम यहाँ पर समझा रहे हैं। सिग्मा क्नीडर 2 सिग्मा के आकार की ब्लेड होती हैं। इसमें उच्च विस्कोसिटी वाले पेंट कंपाउंड के लिए यूज होते हैं और स्लो और हाई टॉर्क मिक्सिंग के लिए ये प्रयोग में आता है। पग मिल्स क्या होती हैं, घूर्णन करने वाले पेडल्स के साथ कंटिन्यूअस मिक्सिंग करती हैं और जो क्ले होता है या जो इनऑर्गेनिक पेंट होता है उसके लिए ये उपयुक्त होती हैं। अब ये ग्राइंडिंग मिल्स में क्या आता है, एज रनर मिल, भारी पत्थर या मेटल के रोलर पर एक गोल प्लेट अगर घूमती है तो ये एज रनर मिल होती हैं। पिगमेंट और पेस्ट के जो पहली जो क्रशिंग होती है उसमें ये उपयोग में आती हैं। रोलर मिल या 3 रोल मिल, इसमें 3 रोल होते हैं। एक होता है फीड रोल, एक होता है सेंटर रोल और तीसरा होता है डिस्चार्ज रोल। तो इसमें 3 पहिए होते हैं और तीनों पहिए एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो और बीच में जो है वहाँ पर हम लोग जो पिगमेंट और जो बाइंडर का जो मिश्रण होता है वो डालते हैं, जिसको मिल बेस बोलते हैं। तो इसको पतला करने के लिए, यूनिफॉर्म फिनिश देने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर मिल बेस में क्या होता है, मिल बेस में पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव्स होते हैं। तो इस मिल बेस को हम उसमें डालते हैं। बाल पेबल और बीड मिल में क्या होता है, इसमें ग्राइंडिंग मीडिया स्टील बॉल्स और सेरेमिक बॉल्स होती हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, उसको पेबल्स बोलते हैं। और ये इसमें एक फिनोमेना जो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब बाल्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो उसके बीच में जो भी मटेरियल होता है वो टूट जाता है और वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। तो इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो काम करते हैं, जो फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं, वो ग्राइंडिंग मीडिया का आकार, मतलब बाल्स जो होते हैं उनका आकार और उनकी साइज, ये यहाँ पर मैटर करता है। और जो हम उस पे जो मटेरियल डाल रहे हैं उस मिल बेस बोलते हैं, उसकी विस्कोसिटी भी मैटर करती है। और एजिटेशन स्पीड, जिस स्पीड से वो मिल चलाई जा रही है, जो बॉल मिल चलाई जा रही है, उसकी स्पीड भी मैटर करती है। अब यहाँ पर एटरेटर मिल क्या होती है, ये भी एक स्टीरर बॉल मिल है। फास्ट और एनर्जी इफिशिएंट डिस्पर्जन में उपयोग होती है। कंटिन्यूअस या बैच दोनों रूप में इसको उपयोग करते हैं। वाइब्रेशन मिल में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से ग्राइंडिंग मीडिया में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिस्पर्जन के लिए ये प्रयोग में आती है। सैंड मिल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, नैरो सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, उसमें सैंड या सिलिका के बीट्स भरे होते हैं। ग्राइंडिंग कैसे होती है, इम्पैक्ट से होती है या फिर शियर फोर्स से होती है। या तो इसमें इम्पैक्ट करता है कोई चीज़ या फिर शियर फोर्स लगता है। और एक 2 तरीके की होती हैं, एक होता है वर्टिकल सैंड मिल, एक होती है हॉरिजॉन्टल सैंड मिल, जैसे कि डायनेमो मिल और पर्ल मिल, इनको सैंड मिल बोलते हैं। ग्राइंडिंग मीडिया क्या होता है, ग्राइंडिंग मीडिया इसमें सैंड होता है या फिर जिरकोना बीट्स होती हैं या फिर ग्लास बीट्स होती हैं। इफिशिएंसी फैक्टर, मीडिया साइज या डेंसिटी उसकी, रोटर स्पीड और रेजिडेंस टाइम,
इसकी फैक्टर होते हैं इसमें। हाई स्पीड या इम्पीजेंट मिल होती हैं, ये हाई स्पीड रोटेटर इम्पैक्ट के लिए जाना जाता है और कुछ डिस्पर्जन के लिए जाना जाता है। कुछ मिसलेनियस मिल्स होती हैं जैसे कि जेट मिल, पोलाइडल मिल और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर। ये एक मटेरियल और एनर्जी बैलेंस दिया गया है। यहाँ पर मटेरियल बैलेंस में क्या होता है, इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉसेस, पिगमेंट बाइंडर और सॉल्वेंट डालने के बाद हमारा जो फाइनल पेंट निकलता है और जो इवोपरेशन वेस्ट होता है वो उसमें हम मटेरियल बैलेंस कर सकते हैं। और मिल की साइज पावर में क्या होता है कि मिल के साइज आरपीएम मीडिया वगैरह में निर्भर करता है। ये वैसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, ये एक टेबल बनी हुई है, इसको देख सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ों का उपयोग किया गया है, मशीन और उसका उपयोग और उसकी विशेषता क्या है। मशीन जैसे कि सिग्मा की लीडर है, ये उपयोग की जाती है हाई विस्कोसिटी पेस्ट में। इसकी विशेषता ये होती है कि हाई टॉर्क जनरेट करती है। मशीन दूसरी मशीन है 3 रोल मिल, इसका उपयोग किया जाता है फाइन डिस्पर्जन में और स्मूथ फिल्म ये जनरेट करती है। बीड मिल क्या करती है, हाई स्पीड ग्राइंडिंग में यूज होती है और ये फाइन डिस्पर्जन के लिए उपयुक्त होती है। डायनमो या पर्ल मिल हॉरिजॉन्टल सैंड मिल होती है, ये मॉडर्न है और इफिशिएंट है। एटरेटर मिल हाई एनर्जी इफिशिएंट वगैरह है और ये फाइन डिस्पर्जन में उपयोग होती है। और बाकी एज टर्नर और पग मिल ये क्रशिंग और क्ले मिक्सिंग में उपयोग होते हैं। अब यूनिट 4 में देखते हैं जनरल हैजार्ड्स, जो सामान्य खतरे हैं। पेंट निर्माण की प्रक्रिया में जो सामान्य खतरे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पेंट निर्माण में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें से विभिन्न प्रकार के रसायन और मशीनरी शामिल होती है। इसलिए इस उद्योग में सुरक्षा संबंधित खतरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। अगर हम इसका उचित मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। पहला है कि लेट डाउन व्हीकल्स और नॉन एक्वस या लेटेक्स पेंट का लेट डाउन करने में जो हमें प्रॉब्लम होती है वो कौन कौन सी होती हैं। पहले देख लेते हैं लेट डाउन क्या होता है। लेट डाउन पेंट निर्माण की वो एक महत्वपूर्ण चरण है जहाँ पिगमेंट और एक्सटेंडर के प्रारंभिक मिश्रण, जहाँ पर पिगमेंट और एक्सटेंडर का जो प्रारंभिक मिश्रण है जिसको मिल बेस बोलते हैं, उसमें से जो शेष बाइंडर और विलायक और जो योजक हैं, जो एडिटिव्स हैं, वो मिलाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को लेट डाउन बोलते हैं। इसमें कुछ खतरे हैं, कैसे कि ज्वलनशील जो पदार्थ हैं उनका वाष्पीकरण वेपराइजेशन हो सकता है। नॉन एक्वस पेंट में ये होता है। ये पेंट कार्बनिक विलायकों जैसे कि मिनरल स्पिरिट, टोल्यून या जाइलिन का उपयोग करते हैं। नॉन एक्वस पेंट में ये सारे विलायक यूज होते हैं। और लेट डाउन का उपयोग इन विलायकों के वाष्प का हवा में मिलने से होता है, जिससे कि ज्वलनशील या विस्फोटक मिश्रण बन सकता है। अगर पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी है तो आग या विस्फोट का कारण भी बन सकता है। लेटेक्स पेंट तो पानी आधारित होते हैं, इसलिए आग का खतरा कम होता है। लेकिन कुछ लेटेक्स पेंट में जो को सॉल्वेंट होते हैं, जो सह विलायक होते हैं या फिर जो एडिटिव होते हैं, वो ज्वलनशील होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा खतरा बना रहता है। अब केमिकल एक्सपोजर जो है, जो रासायनिक संपर्क हैं, तो लेट डाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के बाइंडर हैं, जो एडिटिव्स हैं या फिर जो विलायक है, इनके संपर्क में आने का भी जोखिम रहता है, जिससे कि त्वचा में जलन, एलर्जी या सांस लेने संबंधी समस्याएं हो सकती हैं यदि आप उचित पीपीई का प्रयोग ना करें। मतलब उचित जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनका उपयोग ना करें, मास्क का उपयोग अगर ना करें, गॉगल्स का उपयोग ना करें और आँखों में गॉगल्स ना पहने या फिर आप एप्रन ना लगाएं और हाथों में ग्लव्स ना पहने, तो फिर ये दिक्कतें आपकी रासायनिक एक्सपोजर में, रासायनिक संपर्क आने में हो सकता है। फैलने या छलकने का खतरा भी बना रहता है। बड़े बड़े टैंकों में सामग्री मिलाते समय सामग्री के छलकने या फैलने से जोखिम होता है, जिससे स्लिप होने और गिरने की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं या श्रमिकों का रसायनों से संपर्क हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे हैं। मशीनरी से आपको क्या खतरा है? लेट डाउन में एजिटेटर होता है या मिक्सर का उपयोग होता है, जिसके चलते हुए पुर्जों में फंसने या चोट लगने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे पुर्जे बाहर की तरफ निकले रहते हैं, तो वहाँ पर फंसने या चोट लगने का खतरा बना रहता है।
आग संबंधी खतरे, फायर हैजार्ड्स या हेल्थ हैजार्ड्स क्या होते हैं? आग और स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। ये पेंट उद्योग में सबसे प्रमुख खतरे हैं। आग के खतरे क्या हैं? ज्वलनशील विलायक, फ्लेमेबल जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें से आग के खतरे होते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ज्वलनशील विलायक होते हैं जो कि आसानी से आग पकड़ सकते हैं। वेपर एक्यूमुलेशन, अगर जो वेपर है वो एक जगह जम जाए, बंद या खराब हवादार क्षेत्रों में विलायक के वाष्प भी जमा हो सकते हैं और हवा के साथ भी विस्फोटक मिश्रण बना सकते हैं। एग्निशन सोर्स, बिजली के स्पार्क में खुली लौ या धूम्रपान करते समय, सिगरेट बीड़ी पीते समय गर्म सतहें, गर्म अगर जो आपकी जो सतह है वो हीट हो जाए या फिर स्टैटिक चार्ज कहीं पर अगर हो जाए तो, या फिर धातु के टकराने से अगर कोई चिंगारी निकलती है तो इससे भी आप वाष्प जो वो सॉल्वेंट की जो वाष्प है उससे में आग पकड़ सकती है। ऑटो इग्निशन, अपने आप ही अगर कैसे आग पकड़ सकती है? कुछ रसायन बिना किसी इग्निशन सोर्स के एक निश्चित तापमान पर आने पर अपने आप जल जाते हैं। अगर हीट भी ज़्यादा हो गई तो कुछ रसायन ऐसे होते हैं कि जो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनमें आग लग जाती है तो वो जलने लगते हैं। तो इसको ऑटो इग्निशन बोलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या हैं? श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। विलायक वाष्प या पिगमेंट की धूल से, स्प्रे से सांस लेने में जलन, सिर दर्द और चक्कर आना या फिर मिचली आना ये हो सकता है। त्वचा और आंखों में जलन हो सकती है। रसायनों टॉक्सिसिटी या विषाक्तता, कुछ पिगमेंट या एडिटिव्स में भारी धातुएं जैसे कि लेड या अन्य जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो सांस लेने पर हानिकारक हो सकते हैं। शारीरिक खतरे, फिजिकल हैजार्ड्स, जैसे कि मशीनरी से सोर्स, कंपन और किसी सामग्री को उठाने या अनिश्चित मुद्रा में काम करने से भी स्वास्थ्य संबंधी खतरे बन सकते हैं, जैसे कि कमर में दर्द वगैरह हो सकता है। सामान्य औद्योगिक खतरे, जनरल इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, पेंट फैक्ट्री किसी भी अन्य औद्योगिक इकाई की तरह कुछ सामान्य खतरों का भी सामना करती है, जैसे कि गिरने और फिसलने का खतरा, जैसे कि यांत्रिक खतरा। यांत्रिक खतरों में मशीनरी के घूमने, पुर्जे और तेज किनारों या कंप्रेसर आदि से चोट लगने का खतरा। इलेक्ट्रिकल खतरा, दोषपूर्ण तारों, खुले सर्किट या अनुचित ग्राइंडिंग से बिजली का झटका या आग लगने का खतरा रहता है। सीमित स्थान, कन्फाइंड स्पेस, बड़े टैंकर मिक्सर के अंदर सफाई या रखरखाव के लिए प्रवेश करते समय ऑक्सीजन की कमी, विषाक्त कंपों या फंसने का खतरा रहता है। जो मटेरियल हैंडलिंग है उसको करने के लिए भारी ड्रम या बोरियों को उठाते समय फोर्कलिफ्ट का उपयोग करते समय चोट लगने का खतरा रहता है। आग और विस्फोट का प्रमुख कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पेंट उद्योग में आग और विस्फोट का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब ये क्यों होता है? घर्षण की वजह से चार्ज उत्पन्न होता है। जब दो अलग अलग सामग्री एक दूसरे से खिलाफ रगड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे कि स्थिर विद्युत आवेश, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि तरल पदार्थों का पाइपलाइनों के माध्यम से जब फ्लो होता है, पाउडर का न्यूमेटिक रूप में फ्लो होता है, या कर्मचारियों के कपड़े और फर्श के बीच में घर्षण होता है, तो इन सभी चीज़ों से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। सेपरेशन या पृथक्करण, जब दो चार्ज की गई अलग अलग सतहें, जैसे कि टेप हटाना, पेंट के डब्बे से ढक्कन हटाना, इन सब चीज़ों से भी स्पार्क हो सकता है। इंडक्शन से एक चार्ज की गई वस्तु के पास आने से दूसरी वस्तु में चार्ज उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरीके के खतरे पैदा होते हैं। अब ये खतरे कैसे पैदा होते हैं? जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अचानक किसी सतह पर जमा हो जाते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज होने का रास्ता नहीं मिलता, तो उनका वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इस वजह से हाई पोटेंशियल की वजह से भी स्पार्क हो सकता है। यदि ये चार्ज अचानक किसी चालक वस्तु जैसे कि धातु या कर्मचारी का शरीर के संपर्क में आता है तो एक स्पार्क हो सकता है, वहाँ पर आग लग सकती है। यह स्पार्क ज्वलनशील विलायक के जो वाष्प होती है या महीन धूल कणों
के हवा में मौजूद विस्फोटक मिश्रण को प्रज्वलित कर सकता है, जिससे आग या विस्फोट का खतरा हो सकता है। सावधानी के उपाय, प्रिकॉशनरी मेजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग दोनों जरूरी है। ग्राउंडिंग मतलब जमीन से किसी को कनेक्ट कर देना। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे कि कोई उपकरण है, टैंक है, पाइपलाइन है या मशीनरी है, को पृथ्वी से विद्युत रूप से जोड़ना, ताकि स्थिर चार्ज को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित किया जा सके। और बॉन्डिंग क्या होता है, सभी धातु के कंटेनरों और प्राप्त करने वाले जैसे बर्तन, जैसे कि टैंक को तार से जोड़ना, ताकि उनके बीच संभावित पोटेंशियल डिफरेंस को समाप्त किया जा सके और चार्ज का निर्माण ना हो। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब ज्वलनशील पदार्थों को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में स्थानांतरित किया जा रहा हो। फर्श और जूते, उन क्षेत्रों में जहां की ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता है, चालक फर्श का उपयोग करें जो कि चार्ज को नष्ट कर सके। कर्मचारियों को भी जूते पहनने चाहिए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आर्द्रता नियंत्रण, उच्च आर्द्रता, उच्च ह्यूमिडिटी जैसे कि 50% से अधिक हो, हवा को अधिक चालक बनाती है, जिससे कि चार्ज अधिक आसानी से नष्ट हो जाता है। हालांकि यह सभी रसायनों और प्रक्रियाओं के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता है। सॉल्वेंट या मटेरियल सिलेक्शन, संभव होने पर कम ज्वलनशील इलाक का उपयोग करें। उन सामग्रियों का चयन करें जिनमें कम इलेक्ट्रोस्टैटिक निर्माण की प्रवृत्ति हो। स्लो ऑपरेशन, ज्वलनशील पदार्थों को पंप करते समय या पाउडर को संभालते समय गति कम रखें, ताकि घर्षण और चार्ज के निर्माण को कम किया जा सके। एंटी स्टैटिक उपकरण, उन क्षेत्रों में जहां स्थिर बिजली एक बड़ा खतरा है, आयनाइजर या एंटी स्टैटिक ब्रश जैसे उपकरणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जा सकता है। कर्मचारियों को इलेक्ट्रोस्टैटिक खतरों और उनके कारणों, उनके रोकने के बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन खतरों को समझकर और उचित सुरक्षा उपायों को लागू करके पेंट निर्माण उद्योग में जोखिमों को काफ़ी कम किया जा सकता है। सुरक्षा उपाय और फैक्ट्री लेआउट, फैक्ट्री मेजर एंड फैक्ट्री लेआउट्स। पेंट फैक्ट्री में जो सुरक्षा है एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर ज्वलनशील रसायन, भारी मशीनरी और विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं। फैक्ट्री का लेआउट या बनावट भी सुरक्षा और दक्षता दोनों को प्रभावित करता है। अब इसमें पीपीई के बारे में दिया गया है, इस पर हम PDF बना के डाल देंगे या यही डॉक्यूमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे देंगे। जैसे कि मास्क, रेस्पिरेटर है, सुरक्षा चश्मा है, फेस शील्ड है, दस्ताने हैं, सुरक्षा जूते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे बताने वाली चीज़ें नहीं है। अग्नि सुरक्षा उपाय, फायर सेफ्टी मेजर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो इससे हम आग को बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर से विभिन्न प्रकार की आग जैसे कि तेल, रसायन, बिजली आदि के लिए उपयुक्त जो फायर एक्सटिंग्विशर है पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने चाहिए। फायर सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए। अग्नि का अलार्म, फायर अलार्म होना चाहिए। डिटेक्टर्स होने चाहिए आग लगने पर तुरंत चेतावनी देने के लिए। ज्वलनशील सामग्री का सुरक्षित भंडारण होना चाहिए। जो एक्सप्लोजिव मटेरियल हैं उनको अलग हवादार ठंडे स्थानों पर रखना। इग्निशन स्रोतों का नियंत्रण रखना। धूम्रपान वगैरह, चिंगारी वगैरह पर रोक लगना चाहिए। और जो स्केप रूट्स हैं, जो आबादित मार्ग हैं, जिनका नियमित रूप से अभ्यास, मॉक ड्रिल वगैरह किया जाना चाहिए। केमिकल सेफ्टी, सामग्री सुरक्षा, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट वगैरह, सभी रसायनों को MSDS तक आसान पहुंच होना चाहिए, जिसमें से उनके जो खतरे होते हैं, जो सुरक्षित हैंडलिंग वगैरह होती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। MSDS में क्या होता है? MSDS एक बेसिकली किसी भी मटेरियल से कैसे अपने को सुरक्षित किया जाए इसके बारे में बताती है। रसायनों का उचित लेबलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग, केमिकल की प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए। सभी कंटेनरों पर स्पष्ट लेबल होना चाहिए कि इसमें क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है, कितना एक्सप्लोजिव है, कि कार्सिनोजेनिक है, क्या है। कंपैटिबिलिटी, स्टोरेज भी अलग अलग होना चाहिए। रोकथाम और प्रतिक्रिया वगैरह, मशीनरी से सुरक्षा कैसे करेंगे? गार्डिंग, घूमने वाले पुर्जों या खतरनाक हिस्सों की सुरक्षा करेंगे और इनके नियमित मेंटेनेंस भी करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, वायु उत्सर्जन, एयर इमिशन कंट्रोल, जल प्रदूषण वगैरह को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए।
और ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। सभी कर्मचारियों को इन सब सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये फैक्ट्री लेआउट क्या होता है? फैक्ट्री लेआउट बेसिकली क्या है? इसका अर्थ है कि जो हमारा फैक्ट्री है, जो हमारा कारखाना है, उसके भीतर मशीनरी, उसके उस कार स्टेशन, जो वर्क प्लेस हैं, उनका भंडारण कहाँ पर है करना है, कुछ जो सुविधाएं हैं उनकी किस तरीके से व्यवस्था क्या है, उनकी डिजाइन क्या है, उसके बारे में ये बताता है कि कौन सा वर्किंग स्टेशन कहाँ पर बना हुआ है। उसके सिद्धांत होते हैं। फैक्ट्री लेआउट का पहला सिद्धांत है सेफ्टी। ये एक प्राथमिक विचार है। लेआउट ऐसा होना चाहिए जो दुर्घटनाओं से, आग से और स्वास्थ्य खतरों के जोखिम को कम करे। खतरनाक क्षेत्र जैसे कि ज्वलनशील भंडारण, उच्च तापमान प्रक्रियाओं को अलग अलग करना, पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, आपातकालीन निकास मार्गों को स्पष्ट और बाधा मुक्त रखना, स्पिल रोकथाम के लिए जगह होना चाहिए, जल निकासी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इफिशियंसी क्या होना चाहिए? सामग्री, कर्मचारियों, सूचना के सुचारू प्रवाह को अधिकतम करना, रेखीय प्रवाह, लीनियर फ्लो, कच्चे माल के आगमन से लेकर तैयार उत्पाद के शिपमेंट तक की प्रक्रिया का तर्कसंगत और क्रमबद्ध प्रवाह। न्यूनतम हैंडलिंग होना चाहिए, अनावश्यक परिवहन नहीं होने चाहिए, हैंडलिंग को कम से कम करना चाहिए, सभी ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। उत्पादन क्षमता जो है, पर्याप्त कार्यक्षेत्र और मशीनरी के लिए जगह जरूर होना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम कोई भी प्लांट बनाते हैं तो उसका जो है भविष्य में विस्तार भी होता है, तो विस्तार के लिए वहाँ पर जगह भी होनी चाहिए। भविष्य के विस्तार, नए उत्पादों या प्रक्रियाओं परिवर्तनों को समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। वहाँ पर एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, मशीनरी का रख रखाव, सफाई और आपातकालीन पहुँच के लिए भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए। पर्यावरण नियंत्रण, एनवायरमेंटल कंट्रोल, तापमान, आर्द्रता, धूल और शोर को नियंत्रण करने के लिए लेआउट में ये सारे प्रावधान होने चाहिए। जनरल कंसिडरेशन क्या है? कच्चे माल का भंडारण, रॉ मटेरियल का स्टोरेज कहाँ पर है? प्रवेश द्वार के पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ट्रक लेके आता है सामान तो उसको ज़्यादा अंदर तक आने की ज़रूरत ना हो, एंट्री गेट के पास ही उसको होना चाहिए। वहाँ पर उचित तापमान और सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए। ज्वलनशील आदि पदार्थ वहाँ पर नहीं रखे होने चाहिए जहाँ पर हम रॉ मटेरियल रखते हैं। उत्पादन क्षेत्र, जो प्रोडक्शन एरिया है, उसमें मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, लेट डाउन वगैरह, थिनिंग वगैरह होता है, तो यहाँ मशीनरी के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक मशीनरी लगी है और उसी के जस्ट बगल में दूसरी मशीनरी लगी है, तो फिर वहाँ पर प्रोडक्शन करने में दिक्कत आएगी और खतरे भी पैदा होंगे चलाने वाले को। गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल एक प्रयोगशाला होती है, वहाँ पर उत्पादन क्षेत्र के करीब लेकिन अलग, ताकि नमूनों का त्वरित विश्लेषण किया जा सके। ये प्रोडक्शन एरिया के पास में ही होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लैब। पैकेजिंग का होनी चाहिए, तैयार उत्पादों को पैक करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और सीधे उत्पाद भंडारण के पास होनी चाहिए। मतलब ये भी प्रोडक्शन के पास ही होनी चाहिए जहाँ पैकेजिंग। तैयार उत्पाद का भंडारण, स्टोरेज कहाँ पर करना है? शिपमेंट के लिए निकास द्वार के करीब होना चाहिए। जब ये जो स्टोरेज कहाँ करनी है, ये स्टोरेज होना चाहिए एग्जिट गेट के पास। यूटिलिटी, जैसे कि जो सुविधाएं, पानी, बिजली और कंप्रेस्ड हवा, भाप वगैरह के लिए भी उचित लेआउट होने चाहिए। कर्मचारियों के लिए सुविधाएं, फैसिलिटी, जैसे कि ऑफिस है, लॉकर रूम है, कैंटीन है, शौचालय है और जो फर्स्ट एड वगैरह है, ये सब अपने अपनी जगह पे होना चाहिए। विशिष्ट फ्लो डायग्राम, टाइपिकल फ्लो डायग्राम, जैसे कि एक पेंट फैक्ट्री का फ्लो डायग्राम कच्चे माल के प्रवेश से लेकर तैयार उत्पाद के बाहर निकलने तक की प्रक्रिया को दर्शाता है। कच्चे माल का आगमन, पहले तो कैसे क्या करेंगे? फ्लो डायग्राम क्या है कि पहले कच्चा माल आता है, फिर कच्चे माल का भंडारण होता है, ज्वलनशील सामग्री के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, प्री मिक्सिंग और डिस्पर्सन वगैरह होना चाहिए, इसके लिए भी एक क्षेत्र होना चाहिए, ग्राइंडिंग होती है, इसके लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, लेट डाउन टैंक होने चाहिए, विशेष बाइंडर वगैरह वहाँ पर जो मिलाए जाते हैं लेट डाउन के प्रोसेस में, वहाँ पर ये होने चाहिए। थिनिंग और टिंटिंग, यहाँ पर शेड एडजस्टमेंट होता है और विस्कोसिटी नियंत्रण होता है। फिल्ट्रेशन,
और स्टैनिंग, अशुद्धियों को हटाना, इसका मतलब फिल्ट्रेशन का मतलब होता है अशुद्धियों को हटाना। गुणवत्ता क्वालिटी कंट्रोल, उत्पाद का परीक्षण होता है। फिलिंग और पैकेजिंग होता है। फिर फिनिश्ड गुड का स्टोरेज होता है। फिर इसके बाद इसको अलग अलग जगहों में भेजा जाता है, इसको शिपमेंट कहते हैं। ये एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है, इस पे स्टेप बाय स्टेप सब दिया गया है। रॉ मटेरियल का स्टोरेज, फिर वेइंग एंड मिक्सिंग स्टेशन, फिर ग्राइंडिंग एंड डिस्पर्सिंग सेक्शन, फिर लेट डाउन एंड टिंटिंग सेक्शन, फिलिंग एंड पैकेजिंग सिस्टम, फिनिश्ड गुड स्टोरेज और शिपमेंट वगैरह यहाँ पर होना चाहिए। ये एक दिया गया है आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि सिंगल स्टोरेज अगर फैक्ट्री है कि मल्टी स्टोरेज है, इसके लाभ क्या होने चाहिए और हानियाँ क्या होनी चाहिए। तो एक मंजिल और बहुमंजिली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसके लाभ और हानि यहाँ पर दी गई हैं। लाभ क्या है, एक मंजिला इमारत का क्या लाभ है? सामग्री और कर्मचारियों के लिए आसान निकास और आवाजाही वगैरह सब आसान होता है। आग लगने की स्थिति में आग बुझाने और बचाव कार्य आसान होता है, क्योंकि मल्टी स्टोरी में हम ऊपर जाने में दिक्कत होती है, तो सिंगल स्टोरी में ये अच्छा रहता है। भविष्य के विस्तार के लिए अधिक आपको जगह मिलेगी। कम संरचनात्मक जटिलता, वहाँ पर मल्टी स्टोरी में वहाँ पर ऊपर जाना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जटिल हो जाती हैं। कम निर्माण लागत, वहाँ पर जो जब हम फैक्ट्री ऊपर बनाते हैं तो ऊपर वाला खंड बनाने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो लेकिन सिंगल स्टोरी में इतनी नहीं ज़रूरत होती है। हानि क्या होती है, इसमें भूमि की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप सिंगल स्टोरी में ही सब कुछ बनाएंगे तो आपको भूमि की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फ्लो, मतलब जो भी वहाँ पर मटेरियल का फ्लो हो रहा है वो हम ऊंचाई पे नहीं रख पाते, उसकी टंकी को ऊंचाई में नहीं रख पाएंगे। इस वजह से फ्लो की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर मोटर ज़्यादा लगानी पड़ेगी फ्लो करने के लिए। बहुमंजिला इमारत के लिए क्या होगा कि कम क्षेत्र की लाभ इसके क्या है, कम क्षेत्र की आवश्यकता होगी। प्रक्रियाओं के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रवाह का बेहतर उपयोग होगा, मतलब ग्रेविटी का बेहतर उपयोग होगा। ऊपर हम स्टोरेज बना देंगे, स्टोरेज से नीचे आने में फ्लो अच्छा रहेगा, तो जल्दी जल्दी फ्लो रहेगा और काम जल्दी होगा। कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए अधिक कम्पैक्ट लेआउट वगैरह रहेगा। सामग्री और कर्मचारियों के लिए ऊर्ध्वाधर परिवहन, लिफ्ट, यहाँ पर हानियाँ यही हैं कि लिफ्ट वगैरह लगानी पड़ेगी ऊपर ले जाने के लिए भी, कर्मचारियों को जाने के लिए भी और सामान को ले जाने के लिए भी आवश्यकता है, जो कि महंगा है और समय लेने वाला हो सकता है। आग से सुरक्षा और निकास योजनाएं अधिक जटिल हो सकी, संरचनात्मक आवश्यकताएं अधिक होंगी, नींव वगैरह, फर्श वगैरह ये सब बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी। वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था की चुनौती होगी, भविष्य के विस्तार में कम लचीलापन रहेगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि पेंट फैक्ट्री में कौन कौन से भाग होते हैं और उनके स्थान कहाँ कहाँ पर होते हैं। एक आदर्श पेंट फैक्ट्री में निम्नलिखित अनुभाग और उनके संभावित स्थान निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि कच्चे माल का गोदाम, रॉ मटेरियल वेयर हाउस, फैक्ट्री के प्रवेश द्वार के पास होता है ताकि कच्चे माल को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ज्वलनशील और गैर ज्वलनशील सामग्री के लिए अलग अलग खंड बने होते हैं। पेंट फैक्ट्री में मिक्सिंग और डिस्पर्सिंग एरिया भी होता है, कच्चे माल के गोदाम के करीब होता है। यह वह जगह है जहाँ पर पिगमेंट और बाइंडर को एक साथ मिलाया जाता है। ग्राइंडिंग एरिया होता है, मिक्सिंग एरिया के बगल में या एकीकृत होता है, उसी से मिला जुला होता है, क्योंकि पिगमेंट को फैलाने या पीसने की आवश्यकता होती है। शोर और कंपन नियंत्रण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेट डाउन और टिंटिंग एरिया, ग्राइंडिंग के बाद यहाँ पेंट को पतला किया जाता है और रंग मिलाया जाता है। यह अक्सर ग्राइंडिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन और पैकेजिंग एरिया, उत्पादन लाइन के अंत में जहाँ तैयार पेंट को छाना जाता है और पैक किया जाता है। यहाँ स्वच्छता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तैयार उत्पाद का गोदाम में भंडारण, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग क्षेत्र के बगल में और फैक्ट्री के निकास द्वार के करीब शिपमेंट में आसानी के लिए यहाँ पर वेयर हाउस बनाए जाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण, QC प्रयोगशाला उत्पादन क्षेत्र के केंद्र में होता है। यहाँ प्रोडक्शन होता है उसके आसपास या पास में होता है, ताकि विभिन्न चरणों के नमूनों का परीक्षण
किया जा सके। ये आमतौर पर एक अलग और नियंत्रित वातावरण होता है। यूटिलिटी सेक्शन जैसे कि बॉयलर कक्ष, कंप्रेसर कक्ष, इलेक्ट्रिक पैनल उत्पादन क्षेत्र से थोड़ा अलग लेकिन पहुंच योग्य स्थान पर होता है। अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र फैक्ट्री के बाहर हिस्से में, ताकि अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाया जा सके। प्रशासनिक ब्लॉक और कर्मचारी की सुविधाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड स्टाफ फैसिलिटीज फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार के पास, उत्पादन क्षेत्र से दूर लेकिन पहुंच के योग्य होना चाहिए। ये एक हमने फैक्ट्री लेआउट का एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस के बाद तुरंत ही सिक्योरिटी केबिन है, यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह में है, यहाँ पर विजिटर पार्किंग बाहर कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम घुसते हैं तो यहाँ सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर है, क्योंकि एंट्रेंस से होकर के ही हमारी गाड़ियाँ आती हैं और हमें अंदर तक ना जाना पड़े, इसलिए यहीं पर हम रॉ मटेरियल उसका स्टोर कर लेते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, यहाँ पर एचआर वगैरह बैठ सकते हैं। इसके बाद पेंट फैक्ट्री में एक ग्राइंडिंग एरिया होता है, तो रॉ मटेरियल के तुरंत बगल में ग्राइंडिंग एरिया बना हुआ है, और ग्राइंडिंग के बाद मिक्सिंग पहले होता है, तो पहले मिक्सिंग एरिया, इसके बाद ग्राइंडिंग एरिया, ग्राइंडिंग के बाद लेट डाउन एरिया, ये लेट डाउन और टिंटिंग एरिया है। बगल में ही एक क्यूसी लैब बनी हुई है, यहाँ पर क्यूसी लैब, ये फिलिंग और पैकेजिंग एरिया है, यहाँ पर स्टोरेज है फिनिश्ड गुड का, और यहाँ से डिस्पैच होता है सारा मटेरियल। और यहाँ पर आपके कंप्रेसर और बॉयलर वगैरह जो फैक्ट्री में लगते हैं, जो कि पूरी फैक्ट्री को चलाते हैं, तो यहाँ पर इनका सेक्शन दिखाया गया है। आप ये जो फिगर है इसको डायरेक्ट अपने एग्जाम में बना करके बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। जैसे कि पहला प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, पेंट फार्मुलेशन के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन पीवीसी और पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो का क्या महत्व है, इसको स्पष्ट करना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हमें सिद्धांत लिखना है। पेंट फार्मुलेशन के सिद्धांत लिखने के लिए हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिद्धांत, और लिखेंगे पेंट के वांछित गुणों जैसे कि हाइडिंग पावर, स्टेबिलिटी, ग्लॉस और कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए अवयवों का सही संतुलन, स्थिरता, उसका प्रयोग, क्षमता, प्रदर्शन और लागत आदि पर जो हमने पहले डिस्कस किया है जितने पॉइंट्स को, वो यहाँ पर हम सिद्धांतों में लिख सकते हैं। पीवीसी को हम लिख सकते हैं, ये शुष्क, ये मतलब जो पेंट जब सूख जाता है तो सूखे पेंट फिल्म पिगमेंट और एक्सटेंडर का आयतन प्रतिशत है। यह पेंट की चमक, टिकाऊपन, खुरदुरापन, पोरोसिटी और लागत को कैसे प्रभावित करता है, वो जो ग्राफ हमने पहले बताया है उस पर आप ध्यान देकर के वो ग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं। पिगमेंट टू बाइंडर अनुपात, या पिगमेंट के वजन और बाइंडर के वजन का अनुपात है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है पहले। दूसरा प्रश्न आ सकता है, स्टील की सतहों के लिए प्राइमर, अंडर कोट, बेस कोट और फिनिश कोट के फार्मुलेशन में शामिल प्रमुख अवयवों का वर्णन करें। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे आपको फार्मुलेशन बताए हैं, तो पहले वीडियो में आप जा करके ये सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हम बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, जो यहाँ पर थोड़ा दिया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्टेप तीसरा है, स्टेप्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, पेंट निर्माण में शामिल विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन करें, विशेष रूप से वेटिंग, ग्राइंडिंग और डिस्पर्सन की प्रक्रिया को समझाएं। यहाँ पर उत्तर ऐसे हम दे सकते हैं, जो मुख्य चरण होते हैं पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें होता है मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, लेट डाउन, थिनिंग, टिंटिंग और स्टेनिंग, छानना। इसको क्रमवार हम समझा सकते हैं, वहाँ पहले वीडियो में हमने समझाया भी है। और ये जो आप ये डॉक्यूमेंट्स है MS वर्ड में जो दिया गया है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल सकता है आपको, और यहाँ भी हम डाउनलोड करने की सुविधा आपको दे देंगे। वेटिंग के बारे में हमने समझाया है कि पिगमेंट कणों को पूरी तरह से गीला करना ही वेटिंग होता है। ग्राइंडिंग क्या होता है, पिगमेंट एग्लोमरेट को छोटे छोटे कणों में तोड़ना होता है। डिस्पर्सन क्या होता है, ग्राइंडिंग के बाद इन छोटे कणों को बाइंडर
या व्हीकल में समान रूप से फैलाना, फिर उन्हें जमाने या री एग्लोमरेशन से रोकना होता है, फिर वो ना जम पाएँ इसलिए उसको रोकना होता है। डिस्पर्सन एजेंट की भूमिका यहाँ पर बहुत खास होती है। अब हम दूसरा देखते हैं कि रियोलॉजी क्या है। पेंट फॉर्मुलेशन में रियोलॉजिकल विचार जैसे कि स्यूडोप्लास्टिसिटी, डायलेटेंसी और थिक्सोट्रॉपी का क्या महत्व है। तो यहाँ पर संभावित उत्तर हम लिख सकते हैं। रियोलॉजी क्या है, पदार्थ के प्रवाह और उसके विरूपण का अध्ययन, मतलब उसके विरूपण मतलब वो जो उसका रूप को जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके शेप में जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको रियोलॉजी बोल सकते हैं। तो पेंट के संदर्भ में यह उसकी गाढ़ेपन, विस्कोसिटी और उसके प्रवाह के गुणों से संबंधित, मतलब फ्लो के गुणों से संबंधित है। महत्व क्या है, पेंट में इसका क्या उपयोग है, ब्रशिंग, रोलिंग और स्प्रेइंग या सेटलिंग से रोकने के लिए, सैकिंग से रोकने के लिए रियोलॉजी का महत्व है। भंडारण स्थिरता के लिए, मतलब जब हम काफ़ी समय तक पेंट को स्टोर करते हैं उसके लिए भी स्टेबल होना चाहिए पेंट को। तो सूडो इलास्टिसिटी क्या होता है, शियर फोर्स बढ़ाने पर जब हम विस्कोसिटी का कम होता है, अगर शियर फोर्स हम बढ़ाते हैं, मतलब पेंट को जब हम घुमाना शुरू करते हैं किसी भी रॉड से, तो अगर उसकी विस्कोसिटी कम होती है तो इसको सूडो प्लास्टिसिटी बोलते हैं। डायलेटेंसी बोलते हैं, शियर फोर्स बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन ये पेंट के लिए नहीं है क्योंकि पेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है, शियर फोर्स लगाने पर विस्कोसिटी का कम होना, ये थिक्सोट्रॉपी होता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थिक्सोट्रॉपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि शियर फोर्स जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी पेंट की विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर हम उसको शियर फोर्स को हटा लेते हैं तो धीरे धीरे पेंट अपने फिर से मूल गाढ़ेपन की तरफ लौटता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो हम शियर फोर्स लगा देते हैं तो पेंट जो है विस्कोसिटी कम हो जाती है तो ढीला पड़ जाता है। इसके बाद उसका स्प्रे या ब्रश से कहीं भी लगाना होता है तो लगा देते हैं। इसके बाद वो अपने मूल विस्कोसिटी में अगर ये लौट जाता है तो उसमें टपकने की जो संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो पेंट वहीं पर चिपक जाता है। पेंट निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी के बारे में हमने बताया है। जो मिक्सर्स यूज होते हैं, जो डबल बेड मिक्सर है, WN की ब्लेंडिंग मिक्सर है, सिग्मा नीडर्स है, पग मिल्स हैं, बॉल मिल्स हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे। अब यहाँ पर इतने कम दिन में, इतने कम समय में बताना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने बता दिया है शॉर्ट में, इतना भी आप अगर पढ़ लेंगे इसको ढंग से तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। बॉल मिल और पेबल मिल और बीड मिल की कार्यप्रणाली और पेंट निर्माण में उनके महत्व को विस्तार से समझाइए। मिलिंग की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन करें। तो कार्यप्रणाली क्या होती है बॉल मिल की, पेबल मिल की, इसमें क्या होता है, घूमने वाला बेलनाकार ड्रम होता है जिसमें कि ग्राइंडिंग मीडिया, गेंदें, बॉल्स वगैरह पड़ी रहती हैं, और उसके साथ में हम पिगमेंट और बाइंडर और सॉल्वेंट का मिल बेस बना के उसमें डालते हैं। पीसने को, इसमें क्या होता है कि पिगमेंट को पीसा जाता है। तो सामग्री के पीसने के प्रभाव और शियर फोर्स का इसमें उपयोग होता है। शियर फोर्स के द्वारा हम उस मिल बेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। बीड मिल में क्या होता है, एक स्थिर होता है या घूमने वाला कच्छ होता है जिसमें छोटे छोटे बीड्स, मतलब कंकड़ पड़े होते हैं, और उसमें साथ मिल बेस होता है। तो बीड्स की उच्च गति सामग्री को पीसने या तीव्र करतनी का मतलब यहाँ पर है शियर फोर्स और प्रभाव पैदा करती है। इसमें क्या होता है कि जो बीड्स होते हैं उसके जब वो आपस में रगड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा शियर फोर्स पैदा होता है, उससे हमारा जो मिल बेस होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बिग पिगमेंट पार्टिकल टूट जाते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल सैंड मिल भी होती है जैसे कि डायनेमो मिल, पर्ल मिल। प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं, ग्राइंडिंग मीडिया का आकार, मिल बेस की चिपचिपाहट मतलब विस्कोसिटी और संरचना, मिलिंग का समय, कितने समय तक आपने बॉल मिल में घुमाया, तो आपकी जो पावर है वो कितनी है, तापमान कितना है, और कौन सी मिल यूज की जा सकती है। मिल बेस की संरचना का भी उल्लेख यहाँ पर करना है आपको। अभी हमने खतरों के बारे में पढ़ा है, वो सभी खतरे यहाँ पर हैं। पेंट निर्माण में आग, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को विस्तार से समझाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, आग और विस्फोट का प्रमुख कारण कैसे बनते हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो संभावित उत्तर यहाँ पर हमने दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आग के खतरे हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी वीडियो में, तो इसको दोबारा डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया है।
आग के खतरे हैं, वाष्प जमाव, ज्वलनशील सीमाएं, उच्च तापमान की प्रक्रिया, स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं, वाष्प विलायक वाष्पों का श्वास में लेना, एलर्जी वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैसे बनते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, ये सभी दिया गया है और कौन कौन सी सावधानी यहाँ पर बरतनी है ये देखना है। लेटेक्स पेंट और गैर जलीय पेंट, नॉन एक्वस पेंट में लेट डाउन की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेट डाउन क्या होता है, ग्राइंडिंग या डिस्पर्सन प्रक्रिया के बाद मिल बेस में जो शेष बाइंडर होता है या विलायक होता है या एडिटिव होता है जो उसमें मिलाया जाता है, उस प्रक्रिया को लेट डाउन बोलते हैं। ये ग्राइंडिंग और डिस्पर्सन के बाद की प्रक्रिया होती है। गैर जलीय पेंट में लेट डाउन विलायक आधारित बाइंडर का उपयोग होता है। विलायक की घुलनशीलता और सहायता का नियंत्रण होता है, मतलब विस्कोसिटी का नियंत्रण होता है। इसमें विचारणीय बातें क्या हैं कि जो बाद में हम अवयव मिलाते हैं उनको धीरे धीरे मिलाना है, समान रूप से मिलाना है। नॉन वोलाटाइल सामग्री का प्रतिशत कितना है वो भी देखना है। अंतिम विस्कोसिटी मतलब जो फाइनल विस्कोसिटी है और उसका जो सॉलिड कंटेंट है उसको भी नियंत्रण करना है। हमें शेड मैचिंग करनी है और दूषित होने से बचाना है। ये 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट में सुरक्षा उपाय फैक्ट्री लेआउट के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पहले डिस्कस किया है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्ट्री लेआउट के सिद्धांतों और सामान्य विचारों को विस्तार से समझाइए। तो कि विशिष्ट पेंट फैक्ट्री का फ्लो डायग्राम बनाएं और विभिन्न अनुभागों और उनके स्थान का वर्णन करें। जो हमने अभी फिगर पहले दिखाया था उसमें विभिन्न अनुभागों को और फ्लो डायग्राम को दिखाया गया है और उनके स्थान का भी वर्णन किया है हमने, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें उत्तर लिखने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट यूज करेंगे। लेआउट के सिद्धांत पहले लिखेंगे, उसमें सुरक्षा, दक्षता, लचीलापन, स्वच्छता वगैरह इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्य विचार मतलब क्या क्या हम उसमें विचार कर सकते हैं, क्या क्या उसमें थॉट्स हमें लग सकते हैं, जैसे कच्चे माल का भंडारण कहाँ करना है, उत्पादन क्षेत्र वगैरह कहाँ पर है, प्रोडक्शन मतलब, और जो अवशिष्ट निपटान है वो कहाँ पर करना है। फ्लो डायग्राम हमने बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। विभिन्न अनुभागों का स्थान भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर वहाँ से भी देख सकते हैं। पेंट निर्माण में सुरक्षा उपायों के महत्व और विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों का वर्णन करें। एक मंजिला सिंगल स्टोरी और बहुमंजिला मल्टी स्टोरी फैक्ट्री इमारतों में सुरक्षा कंसिडरेशन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर मल्टी स्टोरी और सिंगल स्टोरी में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर सुरक्षा के क्या क्या महत्व हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि पीपी है, मास्क, दस्ताने, चश्मा, हेलमेट, सुरक्षा उपकरण, ये सब हैं। अग्निशमन प्रणाली है तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, फायर अलार्म है, वेंटिलेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा है, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। रासायनिक भंडारण है, केमिकल स्टोरेज है, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वहाँ पर कर्मचारियों को देना पड़ता है, प्रोटोकॉल के बारे में बताना पड़ता है। आपातकालीन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान भी फैक्ट्री को बनाने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मंजिला बनाम बहुमंजिला में क्या होता है, मतलब उत्तर अगर अंतर लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे कि एक मंजिला होता है आसान निकास, कम संरचनात्मक जटिलता होती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रवाह सीमित होता है और अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। बहुमंजिला में क्या होता है, कम भूमि की आवश्यकता होती है, ग्रेविटी का प्रवाह अधिक प्रयोग होता है और निकास और अग्नि सुरक्षा के लिए जटिल प्रणाली होती है। प्रत्येक के लिए सुरक्षा चुनौतियों पर हम ध्यान केंद्रित करके उत्तर लिख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा ही, हमने 5वीं यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आप इन दोनों वीडियो को कई बार देख सकते हैं और इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट यूज हुआ है उसको भी हम आपको हार्ड कॉपी के रूप में शॉर्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करा देंगे। और इसको अगर आप पढ़ लेंगे पूरी तरीके से तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमने बहुत शॉर्ट तो नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझा दिया है और सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं और धन्यवाद।